जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम इन शब्दों के अर्थों को समझेंगे कि मूल्यांकन, आलोचनात्मक मूल्यांकन, समालोचनात्मक मूल्यांकन जब प्रश्न के आखिरी में आते हैं तो हमें आंसर किस वे में लिखना होता है। एक बात तो आप लोग एहसास आप लोगों ने इस बात का किया होगा कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करते हैं प्री के, तो जब किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपके माइंड में अपने आप ही ये चीज हिट होती है जब किसी टॉपिक को पढ़ते हैं कि यार ये पॉइंट या ये लाइन प्री के पॉइंट से तो इंपॉर्टेंट है, उसको आप विशेष रूप से अंडरलाइन कर लेते हैं, उसकी शॉर्ट नोट्स बना लेते होंगे, जो भी करते हो आप। उसी हिसाब से उसी तरह जब आप इन शब्दों के अर्थों को समझ जाते हैं विद एग्जाम्पल के साथ, मतलब एक प्रश्न मैं लेता हूं, इसके कितने भागों में बांट करके लिखा जा सकता है, जब इस पर अच्छे से हम बात करते हैं, तब जब हम किसी टॉपिक को फिर पढ़ते हैं तो हमें भी ये समझ में आने लगता है कि कौन सी लाइन या कौन सा वाक्य या कौन सा पॉइंट मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तब आप उसको भी अंडरलाइन करते हैं, उसके लिए भी शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, जो भी आप करते हो, राइट। तो मेरे कहने का मतलब है इन शब्दों का इंपॉर्टेंस कितना है, जब आप ये जो मैं सीरीज शुरू किया हूँ आप ये देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। ये तीसरा वर्ग है, मुझे लगता है कि 3 वीडियो ये इसको लेकर के 3 वीडियो बन चुके हैं, 1-2 और बनेंगे, कुल 5 वर्गों में मैंने बांटा है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये शब्द, और जो मैं एग्जाम्पल के रूप में एक प्रश्न ले रहा हूँ तो आप सभी को देखना चाहिए, ताकि जब आप कोई टॉपिक पढ़ें तो प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को बांट सकें, उसमें डिफरेंस देख सकें। इसके लिए आपको ये चीजें जो मैं करवा रहा हूँ वो करना होगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर तो जरूर सॉल्व करना चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि ये सीरीज खत्म होने के बाद मैं एक बार टीम से बात करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर पर भी डिस्कशन करूं। इस पर भी मैं टीम सहमति देती है तो फिर ये भी मैं शुरू करूंगा यूट्यूब पे, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो ये शब्द हैं, और देखें तो मैंने लिखा है कि पूछे गए विषय का मतलब, ये मूल्यांकन अथवा मूल निर्धारण जब शब्द यूज होंगे प्रश्न के आखिरी में तो क्या करना है, पूछे गए विषय का महत्व एवं उसकी कमियों पर लिखना है, और अंततः संबंधित वस्तु की समग्र उपयोगिता बताते हुए निष्कर्ष लिखना, और पॉसिबल हो तो सुझाव भी ऐड करना है, राइट। एग्जाम्पल में मैंने लिखा है, जैसे एक प्रश्न है कि लोकहित का प्रत्येक मामला लोकहितवाद का मामला नहीं होता, मूल्यांकन कीजिए। चलिए, इस प्रश्न पर अभी मैं बात करूंगा, पहले थोड़ा और आगे देख लेते हैं, ओके। दूसरा, ये जो आलोचनात्मक है और समालोचनात्मक मूल्यांकन जब शब्द यूज होंगे तब क्या करना है। आलोचनात्मक व समालोचनात्मक मूल्यांकन वाले प्रश्नों में लगभग समान रूप से गुण और दोष लिखने चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि जब भी ऐसे शब्द यूज होते हैं तो मैंने यहाँ पर आप देखेंगे लिखा गया लगभग समान रूप से गुण और दोष लिखने चाहिए, लेकिन कभी कभी इसके अनुपात में यदि अंतर हो जा रहा है ना, कि आप गुण को 60% बता दे रहे हैं, दोस्त को आप 40 ही बता पाए, तो बहुत ज्यादा नर्वस नहीं होना है कि ये क्या। तो कभी कभी प्रश्न की डिमांड भी ऐसी होती है, मैं तो यहाँ पर लिख दिया हूँ, लेकिन जब कई सारे प्रश्नों में देखेंगे तो डिमांड ही होती कि वहां पे होता है कि गुण वाले पक्षों पर ही बल देना है। मतलब ये कि मैं एक आदर्श स्थिति पर बात कर रहा हूँ, इसमें भी कुछ अनुपातों में अंतर हो सकता है, तो इसके लिए आपके नंबर नहीं कटेंगे, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ओके। तो जब ये हो तो गुण और दोष लिखने चाहिए, और अंत में उन दोनों पक्षों की तुलना के आधार पर यह स्पष्ट करना चाहिए कि उस कथन या वस्तु का क्या और कितना महत्व है, राइट। चलिए, अब एक प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण में MPLAD योजना द्वारा निभाई गई भूमिका पर प्रकाश डालिए, साथ ही इसे निलंबित करने के लिए हालिया कदम का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। पहले तो प्रश्न को कितने पार्टों में बांटा जा सकता है उस पर आपको काम करने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए, सबसे अच्छा ये होगा कि आप वीडियो देख रहे हैं तो आप अभी वीडियो को पॉज करिए, एक बार खुद से ये प्रश्न पढ़ने के बाद आप कितने पक्षों में ठीक से बांट पा रहे हैं आंसर को, वो खुद एक बार अपना स्ट्रक्चरिंग कर लीजिए, फिर इसके बाद मेरा आगे का वीडियो देखिए तो ज्यादा अच्छा होगा, बहुत फायदा मिलेगा। इससे पता चलेगा कि आप सोच पा रहे हैं कि नहीं, कि कितने प्रश्नों को बांट पा रहे हैं, कितने पक्षों में प्रश्न आंसर लिखा जाना चाहिए, वो आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। इसके लिए ये बात आपको वीडियो पॉज करके ये चीजें करनी चाहिए। यहाँ पर देखें, स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण में MPLAD योजना द्वारा निभाई गई भूमिका, मतलब ये जो योजना है जो सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण में इसके द्वारा जो निभाई गई भूमिका उस पर बात करनी है। मतलब एक पक्ष तो ये बनेगा, इस योजना की भूमिका बतानी है किसके संदर्भ में, सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण के संदर्भ में, राइट। चलिए,
ये समझ में आ रहा है कि एक पक्ष तो ये होगा। अब कह रहा है साथ ही इसे निलंबित करने के लिए हालिया कदम का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। जब समालोचनात्मक मूल्यांकन करने की बात होगी तो मैंने क्या कहा कि गुण और दोषों पे बताना है। अब इधर देखिए, इसे निलंबित, इसे का मतलब इस योजना को निलंबित करने के लिए, मतलब निलंबित करने के हालिया कदम का मतलब ये जो योजना निलंबित की गई है, इसके आप गुण और दोष दोनों पर बात करेंगे। मतलब निलंबन किए जाने के क्या फायदे हुए उसको बताएंगे, मतलब एक पक्ष आपका ये हो गया। फिर इसके बाद इसके दोष पे लिखेंगे कि इसके निलंबन से क्या नुकसान हुआ। राइट, समझ रहे हैं ना, मैं यही तोड़ करके बता रहा हूं। मतलब बहुत डिफिकल्ट शायद महसूस नहीं करते होंगे। लिखा गया ना कि इसे निलंबित करने के लिए हालिया कदम का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अब इस किसे निलंबित किया गया है, इस योजना को निलंबित किया गया है, तो इस योजना के निलंबन से क्या गुण और दोष हैं उस पर बात करनी है। फिर मैंने क्या कहा है लास्ट में आप देखेंगे, अंत में उन दोनों पक्षों की तुलना के आधार पर यह स्पष्ट करना चाहिए कि उस कथन या वस्तु का क्या और कितना महत्व है। मतलब गुण और दोष बताने के बाद आप बताएंगे कि जो भी है भाई ठीक है, लेकिन ये जो योजना है इसका निलंबन तो मतलब बहुत दीर्घकालिक नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जब आप गुण और दोष पे बात कर लेंगे, एमपीएलएडी योजना पर आपकी एक अच्छी समझ होगी, तो आप निष्कर्ष भी इस योजना के महत्व को बताते हुए सुझावात्मक वे में लिख देंगे। देखिए, अभी आप बोलेंगे कि यार इस योजना के बारे में तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, फिर वीडियो देखना बेकार हो गया। बिल्कुल नहीं हुआ। आप वीडियो के माध्यम से कम आज ये योजना है क्या ये तो समझ जाएंगे, और ये समझ जाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जब भी आगे हम किसी योजना को पढ़ेंगे, उसका निलंबन होता है कोई भी है, तो हमें किस किस वे में, किस किस पक्ष में उस योजना को पढ़ते समय, उस टॉपिक को पढ़ते समय हमें चीजों को अंडरलाइन कर लेना है कि इन फ्यूचर कभी भी फिर से इस योजना पर या ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम पहले से प्रिपेयर कैसे रहें। तो मतलब बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है कि मैं आप इस बात को बार बार जोर दूं कि कोई जो मैं बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस है, तो आपको खुद से ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए धीरे धीरे कि भाई जो ये लेक्चर चल रहा है, जो सीरीज चल रही है, आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। राइट, मुझे ये लगता है कि आंसर राइटिंग वही करता होगा जिसका या तो जिसने उन्हें फाउंडेशन बैच कहीं से अपनी पूरा कर रखा होगा, या जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ रखी होगी एक बार। यदि आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी है, यूपीएससी या यूपीपीसीएस के को आधार बना करके उसके हिसाब से आपने एनसीईआरटी को तैयार किया है, या कहीं से किसी कोचिंग से फाउंडेशन बैच आपने पूरा किया है, तो आपको ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए और जो मैं बता रहा हूँ वो करना चाहिए। चलिए, अब देखिए, मैंने तो ये बता दिया कि मेन बॉडी में क्या क्या होने वाला है। मतलब मेन बॉडी में निभाई गई भूमिका पे हमें बात करनी है, गुण और दोषों पे बात करनी है। अब रह जाता है आपका क्या, भूमिका। राइट, और लास्ट में एक बचता है निष्कर्ष, जिस पर अभी मैंने थोड़ा सा बात कर दिया कि निष्कर्ष में क्या होना चाहिए। देखिए, अभी मैं यहाँ पर आपको कॉपी भी दिखाऊंगा। ये रवि कुमार सियाग सर की कॉपी है, और शायद सर की जब रैंक 2021 में, ये बार शायद देख लीजिएगा, शायद 2021 में ही 18 रैंक थी। राइट, उस टाइम की कॉपी है, तो वो थोड़ा कॉपी भी देख लेंगे। वही वहीं से प्रश्न लिया, क्योंकि जब मैंने देखा कि लास्ट में समालोचनात्मक मूल्यांकन लिखा है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है कि मैं यहाँ से अच्छे से आप लोग को समझा पाऊंगा। ओके, तो देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि भाई इंट्रोडक्शन में लिखें तो क्या लिखें। मैंने कहा है कि इंट्रोडक्शन को हम करंट से लिंक करते हुए लिख सकते हैं। राइट, दूसरा ये हो सकता है कि हम जो पूरा क्वेश्चंस पढ़ने के बाद देखें कि पूरा क्वेश्चंस किस पर आधारित है, तो पूरा का पूरा क्वेश्चंस इस योजना पर आधारित है। एक रास्ता ये हो सकता है कि आप करंट से जोड़ दीजिए, दूसरा हो सकता है कि आप इस योजना का संक्षिप्त परिचय दे दीजिए। दो रास्ते हैं। अब कोई भी योजना बहुत ज्यादा या तो न्यूज में है किसी वजह से, तो आप क्या करिए, करंट को आधार बनाकर भूमिका लिख दीजिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, यदि करंट से जोड़ना हो तो कैसे जोड़ूंगा। देखिए, आज मैं ये लिख सकता हूँ कि एक ASER रिपोर्ट 2023 की आई है, और इस रिपोर्ट में, एक मिनट जरा सा रुकिए। हाँ, ओके। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि यदि करंट से लिंक करके लिखना हो तो हम क्या करेंगे कि ये लिख सकते हैं कि ASER 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार देखेंगे तो 14 से 18 वर्ष के उम्र के अधिकांश बच्चे क्लास थर्ड की मैथ के जो सवाल हैं वो क्या कर पा रहे हैं, क्वेश्चंस क्या हैं वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। 25% से अधिक बच्चे क्लास थर्ड की जो किताबें हैं वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। 72% से ज्यादा
आज भी ग्रामीण आबादी इलाज के लिए जो निजी हेल्थ केयर हैं उन पर निर्भर है, जिससे क्या होता है कि लगभग हर साल 55 मिलियन लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। मतलब ये जो सामुदायिक परिसंपत्ति है, सामुदायिक परिसंपत्ति में क्या आता है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो विद्यालय हैं, स्कूल के, शिक्षा व्यवस्था हो गई, पेयजल व्यवस्था हो गई, उनके संदर्भ में है कि ये इन योजनाओं का यूज इसी संदर्भ में होता है। तो कुछ इस तरह से लिंक करके हम लिख सकते हैं कि ये स्थिति आज वर्तमान में भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है। इस वजह से ये योजना प्रासंगिक हो जाती है, जिसके तहत प्रत्येक वर्ष प्रत्येक सांसद को कितने करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, राइट, 5 ही करोड़ है ये देखिए, प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। कुछ इस तरह से लिंक करके लिख सकते हैं। दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि आप सीधा सीधा योजना का एक संक्षिप्त परिचय दे दें, जैसे इधर दिया गया है, ओके, कि यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में एमपीएलएडी योजना प्रत्येक सांसद को अपने क्षेत्र में प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए का बजट स्थानीय सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन हेतु प्रदान करती है। ज्यादा अच्छा होगा कि स्थानीय सामुदायिक परिसंपत्तियों को ब्रैकेट में थोड़ा बता दें कि भाई स्थानीय सामुदायिक परिसंपत्तियों में ये चीजें आएंगी, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पेयजल व्यवस्था आदि, राइट। तो इससे क्या होता है कि और अच्छा थोड़ा आपका भूमिका हो जाती है। चलिए, फिर इसके बाद ओके, तो आप दो संदर्भों में क्या कर सकते हैं, भूमिका लिख सकते हैं। थोड़ा इसको हटा देते हैं तो और अच्छे से दिखे। ठीक है, तो भूमिका आप जिस दो संदर्भ में मैंने बात की, जो आपको उचित लगे वो कर सकते हैं। ज्यादा अच्छा होगा कि आप इस योजना को बता दें, क्योंकि ये योजना भी बहुत पुरानी 1993 में लागू हुई थी, राइट। तो ज्यादा अच्छा है कि आप इस योजना का ही संक्षिप्त परिचय दे दें, वो ज्यादा अच्छा है। चलिए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड पैराग्राफ में हमने बताया कि निभाई गई भूमिका पर प्रकाश डालिए कि इस योजना का यूज कहाँ कहाँ हो चुका है, इस योजना की जो निभाई गई जो भूमिका उस पर लिखना है। तो जैसे यहाँ पर लिखा गया है रवि कुमार सियाग सर के द्वारा कि साक्ष्य आधारित परिनियोजन, राइट, ये तो है, सांसद व जिलाधीश स्थानीय स्तर की समस्याओं से वाकिफ होते हैं। चलिए ठीक है, ये निभाई गई भूमिका को ये पॉइंट स्पष्ट तो कर नहीं रहे, लेकिन ये बात है कि जो सांसद होते हैं, जिलाधीश होते हैं, वही स्थानीय स्तर की समस्याओं से वाकिफ होते हैं, ये बात तो सही है। दूसरा यहाँ पर लिखा गया है कि केरल बाढ़ के दौरान राहुल गांधी इस निधि का प्रयोग किया जाना, शशि थरूर द्वारा दिव्यांग कल्याण व शिक्षा में निवेश, प्रधानमंत्री द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में घाटों का निर्माण पर कार्य करना। मैंने अक्सर कई सारे वीडियो में भी कहा भी है कि हमें कभी किसी लीडर का नाम नहीं लिखना है। राहुल गांधी हो गए, शशि थरूर हो गए, अखिलेश यादव हो गए, मायावती हो गए, कि किसी का भी नाम आपको लिखने से बचना चाहिए। कहाँ पर लिखेंगे, मान लीजिए मायावती का नाम लिखना ही है तो कहाँ लिखेंगे, वो एक अलग स्थिति है। मतलब वो बहुत ही मतलब रेयर स्थिति आएगी जहां पर आप इनका नाम लिखेंगे। लेकिन अक्सर आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपको किसी लीडर का नाम नहीं लिखना है, राइट। यदि लिखना होता तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि विपक्षी दलों के सांसद सदस्यों द्वारा इस निधि का प्रयोग सामुदायिक परिसंपत्तियों के विकास में किया गया। एग्जाम्पल में 2021 में आप देखेंगे केरल के वायनाड क्षेत्र में पेयजल का उद्घाटन किया गया, वहां के जो सांसद सदस्य थे उनके द्वारा। तो वहां के कौन थे, राहुल गांधी थे उस टाइम पे। 2004 की सुनामी जब आई थी तो उसमें पूर्वी तटीय राज्यों के पुनर्निर्माण में इस निधि का प्रयोग किया गया, लिख सकते हैं। फिर इसके बाद लिख सकते हैं जून 2013 में यूके में, यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड की बात हो रही है, यूके में आई बाढ़ व भूस्खलन के पश्चात पुनर्निर्माण व पुनर्वास कार्यों में इस निधि का प्रयोग हुआ, राइट। तो ये लिख सकते हैं, मतलब ये निभाई गई भूमिका है। फिर इसके बाद आगे देखिए, वितरण मूलक योजना की बजाय पूंजीगत परिसंपत्तियों यथा विद्यालय, अस्पताल आदि में नियोजन। तो यहाँ पर शायद ये लिखना चाह रहे हैं कि जो ये योजना है इसके तहत क्या किया जा रहा है, वितरण मूलक योजना पर खर्च न करके पूंजीगत परिसंपत्तियों पे किया जा रहा है। मतलब पूंजीगत परिसंपत्तियों पर किया जाएगा तो इसके दीर्घकालिक लाभ देखने को मिलेंगे। और यदि इस योजना का फंड कहीं और होता, तो मान लीजिए अनाज बांटने में होता और सब में होता, तो इसका अल्पकालिक फायदा दिखता, दीर्घकालिक ना दिखता। लेकिन इस योजना का जो उद्देश्य हमें देखने को मिल रहा है वो क्या है, दीर्घकालिक लाभ। विद्यालय आप खोलेंगे, अस्पताल खोलेंगे, पेयजल की व्यवस्था करेंगे, तो इसके दीर्घकालिक लाभ देश में देखने को मिलेंगे। चलिए, अब इसके बाद देखिए तीसरा पक्ष क्या होगा।
इसे निलंबित करने के बाद तुरंत माइंड में हिट होना चाहिए कि हम इस भूमिका के बाद सबसे पहले बताएंगे कि इसे निलंबित क्यों किया गया संक्षेप में, फिर इसके बाद इसके हालिया कदम के गुण और दोषों पर बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सेकंड पैराग्राफ बाद सीधा लिख दिया गया है कि निलंबित करना, फिर पक्ष और विपक्ष मतलब गुण और दोषों पर बात हुई है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आप सबसे पहले बता दीजिए कि इसका निलंबन क्यों हुआ। कोविड-19 के दौरान यह योजना 2 वर्षों 2020 और 21 के लिए निलंबित हुई थी। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, निलंबित किया गया था। फिर इसके बाद आप इसके पक्ष और विपक्ष या गुण और दोषों पर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा जा रहा है, कोविड के दौरान धन जरूरतों के मद्देनजर सरकार ने ऐसा किया, मतलब बहुत ज्यादा धन की जरूरत थी और कोविड के दौरान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह समस्या थी। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो समस्याएं उभरने वाली थी उनके समाधान के लिए कोविड के दौरान धन जरूरतों के मद्देनजर इसका निलंबन किया गया। पहले भी फंड का पूर्ण प्रयोग न करना। फिर इसके बाद लिखा गया, NCRWC ने इसे संघवाद के विरुद्ध बताया है, बंद करने की सलाह दी थी। तो इसके पक्ष में लिखा गया कि जो निलंबन हुआ अच्छा हुआ। ये पॉइंट पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है, मतलब 2002 में गठित एक राष्ट्रीय आयोग ने भी संघवाद के विपरीत इसे माना था। एक पॉइंट जिसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि निलंबन से सरकार लगभग 7,900 करोड़ रुपए जुटाने का प्रयास करेगी। ठीक है, ये फंड इतना इकट्ठा होगा जिसका प्रयोग जो कोविड-19 के बाद जो व्यापक समस्याएं उभर रही हैं उनके निराकरण के लिए इस फंड का यूज होगा। तो एक बात और यह है कि जब भी 7,900 करोड़ जैसे ये हैं कि इतने बड़े आंकड़े, आपको इस तरह के आंकड़े सीधे सीधे जब नहीं होते तो हमें याद भी नहीं होते, तो सीधा आप लिख सकते हैं कि लगभग 8,000 करोड़ के करीब लिख सकते हैं, या 7,500 या 7,000, लगभग 7,000 लगा दीजिए करोड़ रुपए, कुछ ऐसा लगभग लगा करके, बहुत बड़ा गैप नहीं रखना है, आसपास रख करके भी हम कि कोई भी आंकड़े दे सकते हैं। चलिए अब इसके दोष पे आए। कोविड के दौरान स्थानीय जरूरतों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक था। मतलब ये कहा जा रहा है कि इसके दोष में कि जब ये फंड निलंबित कर दिया गया तो ध्यान देना चाहिए कि कोविड के दौरान स्थानीय जरूरतों पर ज्यादा ध्यान देने के लिए इस फंड को स्पेशल रूप से, मतलब चल रहा था, चलने देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे स्थानीय आवश्यकताओं की जो जरूरतें हैं वो पूरी हो पाती, और ये काम उचित ढंग से सिर्फ सांसद ही कर सकते थे। चलिए ठीक है। फिर इसके बाद लिखा गया सेकंड पॉइंट, फंड को पूर्ण करने का संस्थागत तंत्र बनाना चाहिए था, ना कि बंद करना। ये थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है। अब अगला देखें तो अस्थानीय समस्याओं पर सांसद विवेकाधिकार की समाप्ति हुई। थोड़ा इस पक्ष को, दोष वाले पक्ष को और तार्किक विश्लेषण इसका मतलब किया जा सकता है, राइट। तो क्या किया जा सकता है, आप भी थोड़ा खुद से सोचिए, खुद से एक बार सर्च करिए कि क्या हो सकता है इसमें। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद अब हम क्या करेंगे, फिर हमने कहा था कि तुलना लिखने चाहिए और अंत में उन दोनों पक्षों की तुलना के आधार पर यह स्पष्ट करना चाहिए कि उस कथन वस्तु का क्या कितना महत्व है। तो अब हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि लिख सकते हैं कि गुण और दोषों के बताने के बाद कि आज भी 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले लगभग 73% विद्यार्थी कक्षा 2 की किताबें नहीं पढ़ पाते, क्लास 2 की जो किताबें हैं वो नहीं पढ़ पाते, एवं 72% ग्रामीण आबादी प्राइवेट हेल्थ केयर सेवाओं का इस्तेमाल कर रही है, जिससे हर साल 55 मिलियन लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। तो इस संदर्भ में MPLAD योजना की प्रासंगिकता समझ में आती है। तो 55 मिलियन लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं, इसलिए अब आगे लिखे, इसलिए निलंबन अल्प समय का होना चाहिए। इस तरह से कनेक्ट करके लिख सकते हैं। प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संस्थागत तंत्र बनाना, आपातकालीन आपदा में अपने क्षेत्र से बाहर निवेश करने की मात्रा वृद्धि द्वारा इसे और प्रभावी बनाया जाए। अंततः सोशल ऑडिट का प्रयोग कर क्रियान्वयन बेहतर किया जा सकता है। इसको यहीं से लिखना चाहिए, यहाँ से अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। एक तरह से सुझाव है, राइट। यहाँ पर अन्य सुझाव में मैंने लिखा है कि इसमें उन परियोजनाओं को शामिल करना जिसके लिए MPLAD निधि का काम किया जाना है। ओके, तो ये हो सकता है। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि प्रश्न को किन किन डायमेंशन, किस वे में, कितने भागों में तोड़ करके लिखा जा सकता है। जब आप ये समझने लगेंगे और इन शब्दों के अर्थों को समझने लगेंगे तो आप टॉपिक पढ़ने के दौरान उस टॉपिक को उसी तरह से बांट करके, तोड़ करके, अंडरलाइन करके चीजों को पढ़ेंगे कि ये निगेटिव इंपैक्ट में हम शामिल कर सकते हैं, पॉजिटिव में ये सुझाव हो सकते हैं। उस हिसाब से आप टॉपिक को अच्छे से पढ़ने लगते हैं। और यार चलिए ओके, ये करने लगते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद ये प्रश्न थोड़ा देख लेते हैं। लोकहित का प्रत्येक मामला लोकहितवाद का मामला नहीं होता। थोड़ा इसका मतलब ब्रीफली स्ट्रक्चरिंग कर दे रहा हूं, आप खुद से एक बार भी
लिखने की कोशिश कीजिएगा आंसर को। लोकहित का प्रत्येक मामला लोकहितवाद का मामला नहीं होता। मतलब कई सारे लोकहित के मामले उठाए जाते हैं न्यायालय में, लेकिन जरूरी नहीं कि वो पीआईएल हो, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो, जरूरी नहीं। जो भी लोकहित के संदर्भ में मामले उठाए जाए जरूरी नहीं कि वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये समझिए कि एक बात तो है कि ये शायद पूछा भी गया है यूपीपीसीएस में, राइट? और किस वर्ष पूछा गया है ये थोड़ा मतलब अभी यहाँ पर मुझे बराबर याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, पढ़ने के बाद एक चीज समझ में आ रहा है कि सीधा सीधा कि हमें ये बात करनी है कि लोकहित का जो प्रत्येक मामला है, कुछ मामलों का उदाहरण देना और बताना है कि वो पीआईएल नहीं होते। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करिए कि पीआईएल को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता क्या, उससे सर्वप्रथम भूमिका में समझा दीजिए कि भाई जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है, या जनहित की सुरक्षा के लिए मतलब दायर की जाती है याचिका जनहित की सुरक्षा के लिए। ये जो याचिका है पीड़ित पक्ष द्वारा नहीं बल्कि स्वयं न्यायालय भी अन्य किसी निजी पक्ष द्वारा भी विधिक अदालत में पेश किया जा सकता है। कुछ इस तरह से बताते हुए आप क्या कर सकते हैं, लोकहितवाद को या पीआईएल को परिभाषित कर सकते हैं। फिर सेकंड पैराग्राफ में कुछ मामलों का उदाहरण देना है जो पीआईएल नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने उन पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया। जैसे आप लिख सकते हैं कि कर्नाटक में लघु विधान क्षेत्र को बदलने के लिए एक पीआईएल दायर की गई थी। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि अभी हाल ही में किसी पर्सन द्वारा अधिवक्ता द्वारा क्या किया गया कि हाई कोर्ट के बॉम्बे के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा एक शपथ ली गई, उसे उन्होंने दोषपूर्ण माना और उसके आधार पर पीआईएल दायर कर दी। उन्होंने कहा कि दोषपूर्ण इस संदर्भ में है कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने अपने नाम से पहले मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया, जो कि तीसरी अनुसूची का उल्लंघन है, ये बोल करके उन्होंने पीआईएल दाखिल कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इसको खारिज कर दिया और अच्छा इन पर जुर्माना भी लगाया कि आप लोग फर्जी काम कर रहे हो। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पर पहले से इतना ज्यादा लोड है। अब ये उन्होंने कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब होता है जिसमें मतलब व्यापक स्तर पर किसी के मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो, जिस पर जो भी याचिका दायर की जा रही है उस पर निर्णय दे दिया जाए तो उस पर बहुत बड़े समुदाय को या बहुत बड़े वर्ग में असमानता समाप्त हो सकती है। कुछ इस संदर्भों में होना चाहिए, ये कि नहीं कि न्यायाधीश ने मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया तो आप इस पर पीआईएल जाके दाखिल कर देंगे। तो आप सेकंड पैराग्राफ में कुछ मामलों का उदाहरण देंगे, साथ ही साथ इसके क्या नकारात्मक इम्पैक्ट सुप्रीम कोर्ट पर पड़ रहे हैं उसको थोड़ा बता देंगे विस्तार से कि इस तरह से सुप्रीम कोर्ट पर पहले से ही बहुत ज्यादा लोड है, मतलब बहुत सारे केस अभी भी पेंडिंग है कुछ आंकड़े देते हुए, और ऐसे में ये सब चीजें करना सुप्रीम कोर्ट पर और ज्यादा लोड बढ़ा देता है। कुछ इस तरह से आप बात करेंगे। फिर थर्ड पैराग्राफ में आप क्या करेंगे, पीआईएल जो है इसके महत्व के बारे में लिखेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, कि क्योंकि आज भी भारत में देखेंगे बहुत ज्यादा असमानता है, बहुत सारे ऐसे समुदाय ऐसे लोग हैं जिनका व्यापक स्तर पर मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। कुछ इन संदर्भों में उदाहरण देते हुए थर्ड पैराग्राफ में पीआईएल के महत्व को बता देंगे। लास्ट में आप निष्कर्ष में लिखेंगे, देखिए भैया कंक्लूजन में आप बता देंगे कि पीआईएल का महत्व तो है ही है, थर्ड पैराग्राफ से स्पष्ट तो होता ही है, इसलिए पीआईएल के स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पर जोर होना चाहिए, ना कि उसका लाभ उठा करके निजी स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए उसका यूज होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए पीआईएल का यूज होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए। कुछ इस संदर्भ में अपनी भाषा में आप क्या करेंगे, निष्कर्ष लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक बार मैं आपको बता दूं कि मैंने कहा था कि मूल्यांकन जैसे पक्ष जब पूछे जाए तो विषय का महत्व एवं उसकी कमियों पर लिखना होता है। तो कभी कभी स्टूडेंट में ये भ्रांतियां होती हैं कि हमें सबसे पहले क्या सेकंड पैराग्राफ में महत्व को बता देना चाहिए पीआईएल को। देखिए बता सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा है ना कि प्रश्न की डिमांड देख लीजिए ना। प्रश्न चाह रहा है कि आप पहले महत्व मत बताइए पीआईएल का, सबसे पहले आप पीआईएल के जो ये लोकहित के प्रति कुछ ऐसे मामले उठ रहे हैं जिनको निजी स्वार्थ के लिए यूज किया जा रहा है पीआईएल को, तो आप ज्यादा अच्छा है कि कमियों पर थोड़ा बात कर दीजिए कि पीआईएल का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, इस पर बल दे रहा है। तो आप सबसे पहले सेकंड पैराग्राफ में वही करिए, फिर इसके बाद इसके महत्व को बताइए। अंततः वस्तु की समग्र उपयोगिता बताते हुए, समग्र उपयोगिता पॉसिबल हो तो कंक्लूजन में ऐड करिए, नहीं महत्व आपने बता ही दिया है तो हो ही जाएगा। और लास्ट में हो तो सुझाव बता दीजिए कि पीआईएल का एक सकारात्मक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में उसका क्या होना चाहिए, यूज होना चाहिए, और गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन सख्त इस पर दिए हैं
कुछ ऐड वो भी करना चाहें, कुछ केस ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप बहुत कुछ सीखे होंगे, अच्छा लगा भी होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा लगा आप लोग को। नमस्कार।